गुड इवनिंग एवरीवन, मैं सीमा आपका स्वागत करती हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पॉलिटी टास्क पर। आज हम चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं, समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक है, ये जो चैप्टर 5 है इसका हम थियोरी बेस्ड पहले क्लासेस कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको थियोरी बेस्ड क्लासेस चाहिए तो आप पुरानी क्लासेस देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर, और आपको शॉर्ट नोट्स के साथ क्लास चाहिए तो आप इस वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। समकालीन दक्षिण एशिया चैप्टर 5, इसके हम की पॉइंट्स कवर करेंगे आज। पहला है, भारत बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका से मिलकर बना है दक्षिण एशिया। ठीक है, ये दक्षिण एशिया क्या है और इस दक्षिण एशिया का जो एरिया है वो कितना है, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें कौन कौन से देश आते हैं, कौन कौन से इसमें कंट्रीज़ आती हैं। तो फर्स्ट है इंडिया, ठीक है, बांग्लादेश है, भूटान है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान और श्रीलंका। इन सभी से मिलकर बना है दक्षिण एशिया। ठीक है, दक्षिण के ये एशिया का जो दक्षिणी भाग है वहाँ के ये सभी कंट्रीज़ हैं, देश हैं। ठीक है, अब हमें ये पढ़ना है कि जो दक्षिण एशिया है वो कौन सी चीज़ उसको इम्पोर्टेंट बनाती है। ठीक है, तो उसको बनाती है उत्तर की विशाल पर्वत श्रृंखला, दक्षिण का हिंद महासागर, पश्चिम का अरब सागर और पूरब में मौजूद बंगाल की खाड़ी। इस दक्षिण एशिया को विशेष बनाता है। ठीक है, उत्तर की साइड में क्या है, पर्वत श्रृंखला है, और दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम की साइड में अरब सागर वहाँ पर है, और जो पूरब में मौजूद क्या है वो है बंगाल की खाड़ी। ये चारों दिशाओं में कुछ ना कुछ एक ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर जो इसे विशेष बनाती है। इसके साथ में अब हम यहाँ पर ये पढ़ेंगे कि जो दक्षिण एशिया के जितने भी राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों में वहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी है, वहाँ का लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी है, वहाँ की अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था है तो कितनी मजबूत है। इसके साथ में अगर वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है तो वहाँ पर क्या कारण रहे हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित ना हो सकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चीन दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं है। सबसे पहली बात देखिए, भारत का पड़ोसी देश चीन है लेकिन दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं, यानी कि वो एशिया महाद्वीप में नहीं आता, दक्षिण के साइड में। ठीक है, इसके बाद में है पाकिस्तान को। अब हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं कि जो दक्षिण एशिया के क्षेत्र हैं, जो राष्ट्र हैं, उन राष्ट्रों में किस तरीके की व्यवस्था विद्यमान है। पहला है पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान को 1978 में बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा और परिणाम स्वरूप इसे हारना पड़ा और पूर्वी पाकिस्तान टूटकर एक स्वतंत्र देश बना जो बांग्लादेश कहलाया। ठीक है, और देखिए 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को लेके। ठीक है, जो पूर्वी पाकिस्तान था, जब भारत उसकी साइड से लड़ रहा था, युद्ध किया भारत ने, और जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो तो पाकिस्तान था ही, और पूर्वी के ऊपर पश्चिम पाकिस्तान अपना दबदबा जमाया हुआ था। तो 1971 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, जो पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था पश्चिमी पाकिस्तान से वह स्वतंत्र हो गया, जिसको हमने बांग्लादेश का नाम दिया। ठीक है, और इसी के साथ में पाकिस्तान में समय समय पर सैनिक शासन व लोकतंत्र लागू हुआ। ठीक है, अब देखिए पाकिस्तान के ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स रही हैं वहाँ की अर्थव्यवस्था में कि वहाँ पे लोकतंत्र स्थायी रूप से वहाँ पर काम कर ही नहीं पाया। उसके काफ़ी सारे रीज़न रहे हैं जो हम आगे इस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और तो यहाँ पर कब कब लोकतंत्र और कब कब सैनिक शासन लागू हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा हम जिक्र कर लेते हैं। जैसे कि 1971 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। ठीक है, यहाँ के नेता। 1977 में जनरल जियाउल हक थे। 1982 में बेनज़ीर अली भुट्टो थे। 1988 में नवाज़ शरीफ थे। 1999 में परवेज़ मुशर्रफ थे। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तानी एरिया है, यहाँ पर मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते हैं, तो वहाँ के नेता भी ज़्यादातर मुस्लिम ही थे। अब देखिए यहाँ पर अगर लोकतंत्र स्थापित किया भी जाता है तो वो हालांकि कैसे लोकतंत्र रहता है, 1 साल 6 महीने या कुछ बहुत कम समय अवधि के लिए, और ज़्यादातर वहाँ पे सैनिक शासन रहता है, ज़्यादातर वहाँ पर सैनिक शासन स्थापित रहता है। ठीक है, तो हम
आगे इस चीज़ को पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर सैनिक शासन स्थापित रहने के क्या कारण हैं और लोकतंत्र स्थापित न हो पाने की क्या कमियाँ हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है यहाँ पर धर्मगुरु अभिजन सैनिक शासन, धर्मगुरु अभिजन सैनिक शासन। ठीक है, तो यहाँ पे जो पाकिस्तान में जो धर्मगुरु है, यहाँ के जो अभिजन जो समूह है और जो सैनिक शासन है, वे सभी लोकतंत्र को बढ़ावा नहीं देते हैं, वे सभी सैनिक शासन को बढ़ावा देते हैं। इसी के साथ साथ में जो दूसरा रीज़न है वो है भारत और पाकिस्तान के कटु संबंध, इन द सेंस कि जो इंडिया से पाकिस्तान के रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे गर्मजोशी देखी जाती है, वहाँ पर दोनों की जो प्रॉब्लम्स हैं वो काफ़ी हद तक उभरी हुई हैं, उनके रिश्ते ख़राब हैं। ठीक है, और जो तीसरा कारण है वो है अमेरिका तथा पश्चिमी देशों सैनिक शासन को बढ़ावा देना। ठीक है, जो अमेरिका है वे अपने निजी हित के लिए, पश्चिमी देशों के हित के लिए वहाँ पर जो पाकिस्तान है उस पाकिस्तान को लोकतंत्र स्थापित ना करने के और सैनिक शासन स्थापित करने के लिए भड़काता रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे फोर्थ रीज़न हम पढ़ लेते हैं कि क्या है चौथा कारण, लोकतंत्र तथा राजनीतिक दलों में कमी। वहाँ पर लोकतंत्र तो है लेकिन लोकतंत्र मजबूत तरीके से वहाँ पर स्थापित नहीं है और जो वहाँ के राजनीतिक दल हैं उनमें भ्रष्टाचार ज़्यादा है, उनमें करप्शन का जो मेंटालिटी है वो ज़्यादा वहाँ पर घर कर गई है। तो वहाँ पे जो राजनीतिक दल हैं उनमें कोई सिर्फ अपना हित, सिर्फ अपना स्वयं का हित के लेकर है, कोई राष्ट्र की चिंता नहीं है, इसलिए यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पा रहा। अब इसके बाद हम बांग्लादेश और पाकिस्तान के संबंध थोड़े से पढ़ लेते हैं कि जो बांग्लादेश है और पाकिस्तान के किस तरीके के संबंध हैं वहाँ पर। 1947 से 1971 तक बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा रहा, परंतु पूर्वी पाकिस्तान की भाषा के साथ दुर्व्यवहार के खिलाफ आंदोलन चलाया गया। अब देखिए 1947 में भारत आज़ाद हुआ और जब आज़ाद हुआ तो भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही हिस्सा थे। ठीक है, और जैसे दोनों एक हिस्सा थे तो दोनों में क्या था, लेकिन ये डिसाइड हो चुका था कि भारत और पाकिस्तान दोनों का अलग अलग विभाजन हो जाएगा, लेकिन फिर भी 1971 तक जो पूर्वी पाकिस्तान था वो पाकिस्तान का हिस्सा रहा, लेकिन फिर काफ़ी दुर्व्यवहार उसके साथ होने लगा। वहाँ की भाषा संस्कृति वहाँ पर जो थी उनकी संस्कृति, उनके लाइफस्टाइल को वहाँ पर फॉलो नहीं करते थे, उनकी रेस्पेक्ट नहीं करते थे। तो इसके विरोध में पूर्वी पाकिस्तान के लोग ने धरना प्रदर्शन किया और इस धरना प्रदर्शन को रोकने के लिए जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे उन्होंने उसको दंडित करना स्टार्ट किया। तो इसी के विरोध में भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के तरफ से पश्चिमी पाकिस्तान से युद्ध किया और परिणाम स्वरूप वह जीत हासिल कर पाया और पूर्वी पाकिस्तान को स्वतंत्र कराकर बांग्लादेश नाम दिया गया। ठीक है, जवाब में पश्चिमी पाकिस्तान ने इसको कुचलना चाहा, परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान कुचलना चाहा, परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान की ओर से भारत और पश्चिमी पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तान 1971 में युद्ध हुआ। परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर बांग्लादेश के रूप में सामने आया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया पश्चिमी पाकिस्तान की ओर जो पश्चिमी पाकिस्तान था वो तो पाकिस्तान था ही, ठीक है, और जो पूर्वी पाकिस्तान था उसकी साइड से किसने लड़ा था, भारत ने लड़ा था पाकिस्तान से, जिससे इसको स्वतंत्र कराकर बांग्लादेश नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? बांग्लादेश। पूर्वी पाकिस्तान को क्या नाम दिया गया? बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश का नाम दिया गया। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। जो 1971 का बांग्लादेश संकट है उसको बहुत अच्छी तरीके से आप याद रखेंगे, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भारत पाकिस्तान, भारत चीन के संबंध बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं कि जो नेपाल है उस नेपाल में क्या हो रहा था, या फिर नेपाल में लोकतंत्र कब स्थापित हुआ, या फिर उसकी वहाँ पे लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी है, या फिर उसकी आर्थिक व्यवस्था कितनी सुदृढ़ है या कितनी कमज़ोर है। ठीक है, तो नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था। ठीक है,
नेपाल अतीत में एक हिंदू राज्य था। लंबे समय से चले आ रहे राजतंत्र की जड़ें सन 1990 में कमज़ोर पड़ी जब लोकतंत्र समर्थक आंदोलन हुआ। इस आंदोलन में माओवादी राजा और अभिजनों के खिलाफ आवाज़ उठाई गई। ठीक है, जो नेपाल था उस नेपाल में क्या हुआ कि अतीत में, इतिहास में वहाँ पे स्टार्टिंग से राजतंत्र स्थापित था। ठीक है, राजाओं का शासन था, लेकिन वो जो राजा का शासन था उस राजाओं के शासन में कोई आवाज़ नहीं उठाई गई। लेकिन जैसे जैसे लोग वहाँ पर, लोगों को समझ हुई कि लोकतंत्र बेहतर है, तो लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए आवाज़ें उठाई गई। ठीक है, 1987 में बेसिकली यहाँ पर ऐसा हुआ। ठीक है, तो ऐसा जब हुआ तो ये आवाज़ उठाते उठाते बुलंद कब हुई? 2006 में। और 2006 में राजा को अपने घुटने टेकने पड़े और राजतंत्र को ख़त्म करके लोकतंत्र कायम करना पड़ा। राजा की सेना और माओवादी गुरिल्लों ने युद्ध छेड़ दिया। ठीक है, अब देखो जो ये राजतंत्र था उस राजतंत्र के खिलाफ कौन थे? माओवादी थे और 7 समूह और थे। ठीक है, इन सभी ने मिलके क्या किया? इन सभी ने मिलके राजतंत्र के खिलाफ, राजा के खिलाफ आंदोलन किया और जिस आंदोलन के ज़रिए यहाँ पर राजतंत्र को ख़त्म करके लोकतंत्र कायम किया गया, जिससे राजा को अपनी हार स्वीकार करनी पड़ी। पूर्ण रूप से सन 2006 में राजतंत्र को ख़त्म करके लोकतंत्र स्थापित किया गया। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पीछे बता दिया है कि 2006 में राजतंत्र को ख़त्म करके लोकतंत्र स्थापित कर दिया गया। श्रीलंका की आज़ादी 1948 से में हुई और तभी से यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित है। ठीक है, अब हम यहाँ पर नेपाल का जो है थोड़ा पढ़ चुके हैं, अब हम यहाँ पर श्रीलंका के बारे में पढ़ रहे हैं। तो श्रीलंका में 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली। ठीक है, उस आज़ादी के समय से ही यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित है। ठीक है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष को लेकर काफ़ी विवाद उत्पन्न होते हैं, लेकिन जो ये श्रीलंका है यहाँ पे लोकतंत्र तो स्थापित है, यहाँ पे सैनिक शासन का कोई मुद्दा ही नहीं, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि है जातीय संघर्ष का, जातिवादी का। ठीक है, तो यहाँ पे 2 जातियाँ हैं बेसिकली, सिन्हली और तमिल। आगे पढ़ते पढ़ते हम समझेंगे। श्रीलंका को आज़ादी से पहले सिलोन कहा जाता था। ठीक है, तो श्रीलंका को आज़ादी से पहले क्या कहते थे बच्चों? सिलोन कहते थे। कभी कभी MCQs में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, ये संघर्ष बहुसंख्यक सिन्हली तथा अल्पसंख्यक तमिलों के बीच का है। ठीक है, ये जो जातीय संघर्ष है यहाँ पर जो बहुसंख्यक सिन्हली थे और अल्पसंख्यक तमिल थे उनके बीच था। सिन्हलियों का कहना था कि जो ये श्रीलंका है ये हमारा है और यहाँ से जो अल्पसंख्यक तमिल हैं जो कि भारत से आए हैं इन्हें वापस वहीं पर भेजो और इन्हें कोई भी अधिकार नहीं मिलने चाहिए। ठीक है, इसी को बीच में लेके अल्पसंख्यक तमिलों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ 1983 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम बनाया गया। ठीक है, लिट्टे जिसको कहते हैं, संगठन बनाया गया। और यहाँ पर देखो जो अल्पसंख्यक तमिल थे उन्होंने 1983 में इस संगठन को बनाया, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम लिट्टे संगठन को बनाया। इस संगठन ने अल्पसंख्यक तमिलों के लिए एक अलग स्वतंत्र राष्ट्र की मांग की। ठीक है, यहाँ पे जो ये तमिल थे इन तमिलों ने कहा कि हमारे साथ जातिवादी को लेके और हमारी संस्कृति को लेके जो भेदभाव, जो दुर्व्यवहार हो रहा है उससे हमें आज़ादी दो और हमें एक अलग राष्ट्र घोषित कर दो। इस मसले को शांत करने के लिए भारत ने अपनी शांति सेना भेजी, परंतु भारत ने पाया कि तमिल की सरकार तथा वहाँ की जनसंख्या यानी कि जनता ने नाराज़गी जाहिर की। अब देखिए यहाँ पर जो, क्योंकि तमिल थे, वो जो तमिल थे जो भारत से गए थे, ठीक है, तो भारत का फ़र्ज़ बनता था कि अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करें। तो भारत ने श्रीलंका को अपना समझते हुए वहाँ की जो शासन व्यवस्था थी उसमें थोड़ी सी दखलंदाजी की, जो कि वहाँ की श्रीलंका की जनता को समझ में नहीं आई और उन्होंने नाराज़गी दिखाई। ठीक है, और इस नाराज़गी के परिणाम स्वरूप भारत ने जो अपनी शांति सेना थी उसको वापस बुला लिया था। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर
जो दक्षिण एशिया के जितने राष्ट्र थे उन राष्ट्रों के बारे में पढ़ चुके हैं कि वो राष्ट्र कौन कौन से थे और उन राष्ट्रों का शासन व्यवस्था कैसी थी। अब हम इनके संबंध भारत के साथ कैसे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए। तब तक के लिए वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, समझिए और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत